डॉक्टर अज़ादार हुसैन नावल का सियासी तनाज़ुर में एनालिसिस पेश कर रहे थे। मिर्ज़ा अतर बेग के एक नावल और मुस्तरसर तारड़ के दो नावलों का उन्होंने अहाता किया बहुत ही खूबसूरत और कंसाइज़ अंदाज में। आखिर पर एक जुमला जो है वो मेरे दिल के करीब था कि ये जनरल उठते नहीं उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे तारड़ साहब का जो अंदाज़ है वो उसलूब मुझे अनवर मकसूद के करीब लगा। अनवर मकसूद ने कहा था कि हमारे इस पाकिस्तान में 60% गरीब आवाम रहते हैं और 40% फ़ौज। तो साथ ही ये मैक्सिम गोरकी की मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था दुनिया में चोरों की 3 किस्में हैं, आम चोर, सियासी चोर और मजहबी चोर। मैं अपनी गुफ्तगू को इंटरप्ट करता हूँ। हमारे इस फोरम पर बहुत ही खूबसूरत शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं, प्रोफेसर बाबर हुसैन बाबर साहब। प्रोफेसर बाबर हुसैन बाबर साहब बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और मेहरबानी फरमाते हैं, इन इजलास में तशरीफ़ ले आते हैं। दारुल उलूम से इनका ताल्लुक़ है। अलावाज़ी प्रोफेसर इनामुल्लाह सलीमी साहब मौजूद हैं। इंतज़ार अहमद असद साहब हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, अच्छे दोस्त, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। फ़र्दन यूसुफ़ सलीमी साहब बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, मुश्ताक शाह साहब बैठे हैं, हाजी मोहसिन, और बिलखुसूस बतौर ख़ास मैं प्रोफेसर मैडम शगुफ्ता का ममनून हूँ, प्रोफेसर सुपीरियर कॉलेज भेरा, कि वो आएँ। और बड़ी बात है कि इस कहत में आ जाना। मैक्सिम गोरकी ने लिखा है दुनिया में चोरों की 3 किस्में हैं, आम चोर, सियासी चोर, मजहबी चोर। आम चोर वो हैं जो अपना पेट भरने के लिए रकम, बैग, जेबें, घड़ियाँ, सोना, तार, मोबाइल फ़ोन, घरेलू सामान वगैरह चोरी करते हैं। सियासी चोर वो हैं जो आपका मुस्तकबिल, ख्वाब, ख्वाहिशात, काम, ज़िंदगी, हुकूक, तनख्वाह, तालीम, काबिलियत, साख, वक़ार, कौमी सरमाया और यहाँ तक कि आपके टैक्स चोरी करते हैं। वो आपको अंधेरे और अजियत में रखते हैं। मजहबी चोर वो हैं जो आपकी खूबसूरत दुनिया, आपकी हिम्मत, आपकी साइंस और इल्म, आपकी अक्ल व दानिश, आपकी खुशी और आपके जिस्म दिमाग की सेहत, आपका माल व दौलत और इस तरह की चीज़ें चोरी करते हैं। वो आपको महंगी चीज़ें जैसे खुदा, मज़हब, जन्नत, तोहम परस्ती, लाइल्मी, गम, मातम और अफसुर्दगी वगैरह देते हैं। मजहबी चोर जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, घमंड करते हैं, आप पर सवारी करते हैं, आपको गुर्बत और बदहाली और गम व परेशानी देते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। दिलचस्प फ़र्क ये है कि आम चोर आपका इंतखाब करते हैं, सियासी चोर वो हैं जिनका आप इंतखाब करते हैं। मजहबी चोरों का स्कूल भी आपने खुद चुना है और आप इन चोरों की कदर करते हैं और इनकी बड़ाई करते हैं। दूसरा और बड़ा फ़र्क ये है कि आम चोरों का पुलिस के ज़रिए पीछा किया जाता है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, हाथ पाँव में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं, रुस्वा किया जाता है। लेकिन सियासी और मजहबी चोर दोनों कानून और पुलिस के ज़रिए महफूज हैं। तो बात ऐसे ही है, यही सियासी तनाज़ुर पेश कर रहे थे डॉक्टर साहब। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब। प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मियानी में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब को मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब से कि वो आएंगे और अपना जायज़ा जो है, अपना तज्ज़िया जो इनका टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ का नावल बड़ा मारूफ नावल है इंग्लिश का, उसके हवाले से ये गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे। कम से कम हम जैसों को पता चल जाए कि टू द लाइट हाउस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द लाइट हाउस, जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये नावल एक जर्नी है, एक सफ़र है लाइट हाउस की तरफ।
लाइट हाउस समुंदर में मौजूद ऐसी इमारत को कहा जाता है जो बहरी जहाज़ों की सिमत का तयन और बहरी जहाज़ों के रास्ते में मौजूद पत्थरों के बारे में बहरी जहाज़ों को इन्फॉर्म करता है। टू द लाइट हाउस की कहानी मिस्टर और मिसेस रैमजे की फैमिली और उनके 6 बच्चों के बारे में है। मिस्टर और मिसेस रैमजे की फैमिली अपने दोस्तों के हमरा समर हाउस में रहते हैं और यह घर एक जजीरे पर वाक़या है। समर हाउस में ये लोग छुट्टियों के लिए आए हैं। समर हाउस में इस नावल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये लोग इरादा करते हैं कि भाई हमने लाइट हाउस जाना है, और नावल के तीसरे हिस्से में ये लोग लाइट हाउस जाते हैं। नावल के पहले हिस्से और तीसरे हिस्से के दरमियान 10 साल का फ़र्क है। जब ये लोग इरादा करते हैं कि हमने लाइट हाउस जाना है और जब ये लोग एक्चुअल में लाइट हाउस जाते हैं तो उसमें 10 साल का फ़र्क है, और यहाँ पे कहानी का इख्तिताम हो जाता है। इस नावल की कहानी सिर्फ इतनी सही है। अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज़ हैपनिंग, बट बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। इस नावल पर मज़ीद बात करने से पहले मैं इस नावल का सोशल सियासी बैकग्राउंड पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। इस नावल का पस मंज़र मॉडर्निज़म है। इंग्लिश अदब में रोशनी इनलाइटमेंट के दौर को रेनेसांस कहा जाता है, जिसका एक अहम फीचर ह्यूमनिज़म है, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि इंसान के पास इतनी समझ और दानिश है कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकता है। मज़ीद ये कि हर इंसान अहम है, हर इंसान की अपनी हर इंसान अपनी इज़्ज़त व तकरीम रखता है। ह्यूमनिज़म के असरात इंग्लिश अदब में अगली 3 सदियों तक देखे गए। कभी इमोशन और ब्यूटी पर फोकस किया गया और कभी रीज़न पर। विक्टोरियन दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माशरे में मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ को फ़रोग दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए मौलिक हथियारों ने बची कुछ ही पॉलिटिकल सोशल वैल्यूज़ पर भी शब-खून मार दिया। वर्ल्ड वार 1 और इकोनॉमिक डिप्रेशन 1928 के दौर में पैदा होने वाले इंसान को हॉलो मैन कहा गया और हर लैंड को वेस्ट लैंड कहा गया। इसी मौके पर W.B. यीट्स ने कहा था कि भाई थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। केओस और अनार्की के इस दौर में मॉडर्निज्म की पैदाइश हुई। इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्निज्म का फोकस फ्रेगमेंटेशन यानी कि चीज़ों का अलग हो जाना। मॉडर्निज्म के दौर में इंग्लिश सोसाइटी बिल्कुल बिखर चुकी थी, फ्रेगमेंट्स में बिखर चुकी थी, मुख्तलिफ पीसेस में बिखर चुकी थी। सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी पर था। मॉडर्निज्म में ह्यूमैनिटी पर बात नहीं होती बल्कि फ्रेगमेंटेशन और केओस पर बात होती थी। मॉडर्निज्म में जो लॉस ऑफ यूनिटी था उसको लेमेंट किया गया, उस पर अफसोस का इजहार किया गया कि भाई हम लोग कहाँ से चले थे। रेनेसांस में हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत प्राइड किया था कि भाई अब हमें अपनी सोसाइटी जो है उसके मसाइल का इल्म हो गया और अब हम दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं, डार्क एजेस में हम दोबारा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन मॉडर्निज्म के दौर में जब वर्ल्ड वार 1 होती है, ग्रेट डिप्रेशन आता है और वर्ल्ड वार 2 होती है, तो उनकी सोसाइटी बिल्कुल बिखर गई। तो अब एक केओस की सूरत हाल है। और इस दौर में जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो एक न्यू जानरा की तलाश में, न्यू आइडियाज़ की तलाश में कि ये हमारे साथ हो क्या गया। अब वो कोशिश करेंगे, दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही। और ये जो हमारा नावल है टू द लाइट हाउस, ये इसी माहौल, इसी तनाज़र में लिखा गया। अब मैं नावल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, 3 मेन कैरेक्टर्स, उनकी बात करता हूँ। नावल का जो मेन कैरेक्टर है मिसेस रैमजे, एक रवायती विक्टोरियन औरत है। इस नावल में मिसेस रैमजे ओल्ड विक्टोरियन वैल्यूज़ की अक्कासी करती है। मिसेस रैमजे हर वक्त घर की देखभाल में मगन रहती है। घर में आए हुए हर मेहमान की कंफर्ट और खुशी का ख्याल रखती है, चाहे वो घर में आया हुआ शख्स एक सर्टिफाइड नापसंदीदा शख्स यानी चार्ल्स टेंसले ही क्यों ना हो। मिसेस रैमजे ने सोसाइटी की तरफ से दिए गए जेंडर रोल्स को ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि अपनाया भी है। घर के कामों से थक कर मिसेस रैमजे कभी भी शिकायत नहीं करती बल्कि हमेशा मुतमईन रहती है। विक्टोरियन वैल्यूज़ को अपनाते हुए मिसेस रैमजे का एक अकीदा है कि औरत का बुनियादी काम शादी करना और बच्चे पैदा करना है। इस नावल का दूसरा किरदार मिस्टर रैमजे, ही इज़ प्रोफेसर इन मेटाफिजिकल फिलासफी। अपनी वाइफ के बरकस मिस्टर रैमजे को दूसरों के जज्बात और एहसासात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मिस्टर रैमजे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़िक्र
एक है कि क्या वो एक ज़िंदगी में कामयाब फ़िलासफ़र बन पाएंगे या फिर वक्त की धूल में उनका काम भी कहीं गुम हो जाएगा। इस नावल का जो तीसरा मेन किरदार है, जिसको हम फॉइल करैक्टर कह सकते हैं, अपोजिट करैक्टर कह सकते हैं मिसेस रैमजे का, वो है लिली ब्रिस्को। मिसेस रैमजे चाहती है कि लिली ब्रिस्को की शादी हो जाए और ये अपने मिसेस रैमजे चाहती है कि लिली ब्रिस्को की शादी हो जाए, लेकिन लिली ब्रिस्को जो है उसका इस तरह का कोई इरादा नहीं है। लिली ब्रिस्को चाहती है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में अपना कैरियर परसू करे। इस नावल में लिली ब्रिस्को मॉडर्न वोमन, न्यू वोमन की नुमाइंदगी करती है। ये शादी नहीं करना चाहती बल्कि पेंटिंग करना चाहती है। नावल के पहले हिस्से में लिली ब्रिस्को मिसेस रैमजे और उसके बच्चे की पेंटिंग बनाने की कोशिश करती है, और नावल के आखिरी हिस्से में लिली ब्रिस्को पेंटिंग मुकम्मल करेगी। यानी कि 10 साल लगे लिली ब्रिस्को को एक पेंटिंग मुकम्मल करने में। इसी 10 साल के अरसे के दौरान लिली ब्रिस्को को रवायती मर्दों, जिनके ख्याल में वोमन कांट राइट, वोमन कांट पेट, इन जैसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन लिली ब्रिस्को की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी ज़ात में मौजूद सेल्फ डाउट से होती है। इसी अरसे के दौरान लिली ब्रिस्को अक्सर इस शक का शिकार हो जाती है कि आसपास के लोग जो मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे एक रवायती औरत बन जाना चाहिए, अपने कैरियर को परसू नहीं करना चाहिए, क्या ये लोग सच बोल रहे होंगे। नावल के इख्तिताम पर लिली ब्रिस्को अपनी पेंटिंग मुकम्मल कर लेती है और उसको इस बात का एहसास होता है कि भाई अपनी ज़िंदगी में किसी भी आर्ट को, अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को मुकम्मल कर लेना वो अहमियत का हामिल है, वो इन इट सेल्फ रिवार्ड रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको अप्रिशिएशन दें या फिर आपका अगर कोई पीस ऑफ आर्ट है लोग उसको ख़रीदें, ये ना मैटर नहीं करता। आपने एक ज़िंदगी में जो काम सोचा है वो काम कर लेना मैटर करता है। इस नावल का जो प्लॉट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा द विंडो, दूसरा हिस्सा टाइम पासेस, तीसरा पार्ट द लाइट हाउस। इस नावल में हम कह सकते हैं कि द 2 ब्लॉक्स आर जॉइंड बाय ए कॉरिडोर। इस नावल के पहले हिस्से में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इशू है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट है, वो है मिसेस रैमजे का डिनर के लिए अपनी औलाद को और ऐसे लोगों को इकट्ठे करना जिनके ख्यालात, जिनके एहसासात एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते। उन लोगों को इकट्ठा करना और उन लोगों को डाइनिंग टेबल पर बिठाना और उन लोगों की आपस में हम आंगी पैदा करना, कोहेरेंस पैदा करना, यह नावल का जो पहला पार्ट है उसका अहम सिग्निफिकेंट इवेंट है। जो दूसरा पार्ट है टाइम पासेस। अब पहला नावल का जो पहला हिस्सा है उसमें सिर्फ एक दिन के बारे में बताया गया। जो दूसरा पार्ट है वो सिर्फ 20 पेजेस का है और उसमें 10 साल का अहाता कर दिया वर्जीनिया वुल्फ ने। और बेसिकली इसमें टाइम के बारे में हमें बताया जा रहा है, वर्जीनिया वुल्फ ने नावल के दूसरे हिस्से में टाइम को कंप्रेस कर दिया। नावल के दूसरे हिस्से में जो चीज़ प्लॉट को आगे बढ़ाती है वो करैक्टर्स नहीं होते बल्कि समर हाउस होता है। नावल के दूसरे हिस्से में जो नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल की गई है उसका नाम है फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। समर हाउस में पहले पार्ट में वो छुट्टियां गुजारने आते हैं, दूसरे पार्ट में वर्ल्ड वार हो जाती है और इस दौरान वो उस घर से चले जाते हैं। दूसरे पार्ट में जो वो घर है वो अपनी नरेशन, वो अपने एहसासात खुद बयान कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में एक बहुत बड़ी डेथ हो जाती है मिसेस रैमजे, जो पहले पार्ट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, उसकी डेथ दूसरे पार्ट में हो जाती है और वर्जीनिया वुल्फ उसकी डेथ को सिर्फ एक सेंटेंस में बयान कर देती है। बेसिकली ये बताया जाता है कि भाई टाइम हो या फिर जो जगह हो, हमारे आसपास जो भी जगह है उनको कोई गरज नहीं है। हमारी ज़िंदगी की जो भी अचीवमेंट्स हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, वक़्त को उसकी कोई परवाह नहीं है। इस नावल में जो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल हुई है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की इस्तेमाल हुई है। वर्जीनिया वुल्फ अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट कहती हैं। वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक एक नावलिस्ट को सबसे ज़्यादा जिस बात पर फोकस करना चाहिए वो किरदार पर फोकस करना चाहिए, वो किरदार की रूह, स्पिरिट पर फोकस करना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक किसी भी नावल का काम किसी अकीदे का प्रचार करना या किसी शख्स या मुल्क की शान व शौकत को ग्लोरीफाई करना या सेलिब्रेट करना नहीं होता, बल्कि एक किरदार, वो किरदार किस कैफियत से गुजरा है, किस एहसासात और जज्बात से गुजरा है, वो हमें बताना ज़रूरी है। वर्जीनिया वुल्फ शायद इस पॉइंट से ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रही है कि हमारे आसपास जो फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड मौजूद है, जो कम्प्लेक्स वर्ल्ड मौजूद है, उसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम हर शख्स में मौजूद ख्यालात और उन ख्यालात से वाबस्ता
उन ख्यालात से जन्म लेने वाले जज्बात को हम समझ सकें। नावल का जो दूसरा इम्पोर्टेंट थीम है वो वक़्त पर फोकस करता है। वक़्त का यानी कि वक़्त का हमारी ज़िंदगी, हमारी मेमोरी, हमारे घर, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे जज्बात और एहसासात पर क्या असर पड़ता है। हम वक़्त के हाथों क्या चीज़ खो देते हैं। व्हाट इज़ इटर्नल, क्या चीज़ ऐसी है जो हमेशा रहेगी। व्हाट इज़ ट्रांजिएंट, वक़्त के हाथों क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। नावल के सारे करैक्टर्स, पहले हिस्से में नावल के सारे करैक्टर्स एक जगह पर डिनर में इकट्ठे होते हैं और वो इस नावल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। एक डिनर इस नावल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। उसकी वजह यह है, शायद उसकी, मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि भाई उस पार्ट में मिसेस रैमजे उन तमाम करैक्टर्स को एक जगह पर यूनिफाई करती है और जो तमाम करैक्टर्स हैं उनको, उनसे पहले, इस डिनर से पहले अब हर बंदा अपनी ज़ात में रह रहा है। अब हर बंदा एक अपने माइंड सेट में रह रहा है, अपनी माइंड की दुनिया में। हमारे साथ ये अक्सर ज़्यादा होता है कि हम अपने माइंड की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स की दुनिया में नहीं रह रहे होते। उस डिनर की एक सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट है, जो उस नावल के करैक्टर थे, वो पहली दफ़ा उनको ऐसा एहसास हुआ कि हम अपने माइंड की दुनिया में नहीं रह रहे, बल्कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी ज़ात से बढ़कर जो हिस्सा है, जो एक ग्रुप है, उनकी ज़ात को इस ग्रुप के साथ एसोसिएशन महसूस होने लग पड़ी पहली दफ़ा। और ये मॉडर्निज्म का ये एक अलमिया था, ये क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, सोसाइटी उनकी वैल्यूज़, सोशल इंस्टीट्यूशन, हर चीज़ ब्रेक डाउन कर गई थी। और उस मॉडर्निज्म के दौर में फैमिली डिनर पर इकट्ठे होना एक बहुत अहमियत का अमल है। और वर्जीनिया वुल्फ ने उस नावल को, सिर्फ इस सेक्शन पर बहुत सारे पेजेस लिखे हैं। जब डिनर के वक्त वो सारे लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेसी फील कर रहे होते हैं, उस वक्त उनको एहसास होता है कि भाई इस कायनात में अगर कोई चीज़ इटर्नल है तो वो एहसासात और जज्बात हैं जो हम एक दूसरे के साथ बैठकर महसूस करते हैं। और इन्हीं एहसासात और इन्हीं जज्बात में ही ज़िंदगी की असलियत मौजूद है। हमारे आपस के ताल्लुकात चाहे जितने भी इम्परफेक्ट, नामुकम्मल क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे आपस के ताल्लुकात जो हैं ये खूबसूरत ताल्लुकात हैं। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि हम कुछ लम्हे के लिए ही सही, हम अपने साथ को, हम अपनी ज़ात को एक सोसाइटी के साथ, एक ग्रुप के साथ चंद ही लम्हे के लिए क्या महसूस कर सकें, चंद ही लम्हे के लिए ही सही अपने आप को एक ग्रुप के साथ, सोसाइटी के साथ बिलोंग कर सकें। लिली ब्रिस्को का आखिरी हिस्से में पेंटिंग मुकम्मल करना और मिसेस रैमजे का डिनर में मौजूद शुरका को यूनिफाई करना इस बात को शो करता है कि भाई इस चीज़ में अगर कुछ इटर्नल है, कुछ चीज़ हमेशा रह जाने वाली है, तो वो जज्बात हैं, वो लम्हात हैं जो हम ग्रुप में रहकर महसूस करते हैं, शेयर करते हैं। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम मैं नावल के इस नुक्ते से करूँगा जब आखिरी हिस्से में लिली ब्रिस्को कहती हैं कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी में एक्सीलेंस और ग्रेटनेस, हमें अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर एक्सीलेंस और ग्रेटनेस का बोझ डालने की नहीं ज़रूरत। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर यह प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पीस ऑफ वर्क, एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर ऐसा लिख जाएं या फिर कोई ऐसी बड़ी चैंपियनशिप जीत जाएं तो तभी हमारी ज़िंदगी वर्थ लिविंग होगी। नहीं, बल्कि ज़िंदगी हम उन छोटे छोटे लम्हात में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होकर भी हम ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं। अपनी बात का इख्तिताम जो इस नावल की मेरी फेवरेट लाइन है, मैं उससे करूँगा कि भाई लिली ब्रिस्को आखिरी हिस्से में ये बात करती है, द ग्रेट रेवलेशंस हैड नेवर कम, द ग्रेट रेवलेशंस perhaps never did come. Instead, there will be little daily miracles, illuminations, matches struck unexpectedly in the dark. जिंदगी की मुसर्रत, जिंदगी का चार्म, जिंदगी की लज्जत गैर मुतवक्के तौर पर अंधेरे में माचिस की तीली जल जाने में ही है। शुक्रिया।